नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर एक ही लेक्चर में मैं सारा कुछ समअप कर दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसको पार्ट वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने लायक है कि ये केवल टाइमलाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जा करके कोई डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। लेकिन इस टाइम लाइन को अगर आप कंप्लीटली ठीक तरीके से याद कर लेते हैं या 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेते हैं तो मैं ये आशा करूँगा और मेरा पूरा विश्वास है कि इसकी सहायता से हिस्ट्री में आने वाले प्रश्नों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत का इतिहास। इसके बारे में 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बारे में जान जाइए कि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में कोई भी रिटन टेक्स्ट उपस्थित होता है और ऐसा रिटन टेक्स्ट जिसको पढ़ा गया हो। ठीक है, यानी कि चाहे वो साहित्यिक बुक्स हो या फिर कोई एपिथैप हो, यानी कि पत्थरों पर लिखे हुए अभिलेख हों, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स हों, किसी भी तरह की चीज़ें, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट हो, तो लिखा हुआ टेक्स्ट होना चाहिए और उसको पढ़ने में लोग सक्षम भी हो, तो उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे। आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखे हुए टेक्स्ट आपको मिले हों, चाहे फिर वो मनकों पर मिले हों, मोहरों पर मिले हों या डिफरेंट केव्स के अंदर मिले हों, लेकिन उसको डिसिफर करना यानी कि उसको पढ़ने में लोग सक्षम ना हो। जैसे आप जानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि पढ़ने में सक्षम नहीं है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो है जहाँ पर लेखन का ही ज्ञान नहीं था। ठीक है, चित्रात्मक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन चित्र इत्यादि बने हुए मिलते हैं, लेकिन लेखन का ज्ञान बेसिकली नहीं था। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसको क्रमशः हम लोग जानेंगे कि प्री हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्टोरिकल हो गया और ये हो गया प्रोटो। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल। ठीक है, अब उसमें जो प्रोटो हिस्ट्री है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा हुआ है। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि नौ पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जो भी उस समय में जातियां पाई जा रही हैं वो मनुष्य को मार करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। वो कपड़े के रूप में कुछ नहीं पहन रहे हैं, नग्नावस्था में रह रहे हैं। ठीक है, या कभी कभार कुछ पत्तियां या जंतुओं के जो खाल हैं यानी कि चमड़े, उसको पहन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मार कैसे रहे हैं? तो चूंकि इनको मारने का कोई भी टेक्निक नहीं, इनके पास कोई टूल नहीं है, तो ये बड़े ही चीज़ों से यानी कि बड़े पत्थरों से ही मार रहे हैं और गुफाओं में रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी मानव हैं, आदिम मानव, वो लगभग अज्ञात काल से 8000 BC यानी कि 8000 ईसा पूर्व तक पाए जाते हैं और इनको हम लोग पूरा पाषाण काल में जानते हैं। ठीक है, या विभाजित करते हैं। मध्य पाषाण काल में यह है कि मानव थोड़ा सभ्य हुआ, जो बड़े टूल्स होते थे उसको अब छोटे टूल्स में बदला जा रहा है, यानी कि अब मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल में यह हुआ कि सबसे पहले इसका ईयर जान लेते हैं। 8000 BC से लेकर के 4000 BC। देखिए, ये जो मैं इस बुक से जो भी बता रहा हूँ, 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल है। तो हो सकता है किसी बुक में 7500 लिखा हो और यहाँ पर 3500 लिखा हो, तो बिल्कुल भी आहत नहीं होना है। एक ओवरव्यू के लिए ये ईयर्स मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, अब मध्य पाषाण में काल में क्या होता है कि जो बड़े टूल्स से अभी तक पशुओं की हत्या की जा रही थी, उनको अब धीरे धीरे माइक्रोलिथ में बदला जा रहा है, यानी कि टूल्स को थोड़ा सा प्रिसाइज किया जा रहा है कि अच्छा मारने पर उनको लग सके। फिर टूल्स में क्या किया जा रही है? हैंडल बनाई जा रही है। तो डिफरेंट संस्कृति यहाँ पर जो है उसका उद्भव यहाँ पर देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल से जब नव पाषाण काल की ओर आते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है, पहिए का आविष्कार होने से क्या हुआ? आपको पता है कि उसके ऊपर सामान रख करके ढोने जैसी व्यवस्था हो गई। तो जो मनुष्य अभी एक आपका नोमैडिक स्टेट में रहता था, यानी कि घुमक्कड़ स्टेट में रहता था कि एक स्थान पर रहा, वहाँ पशुओं को मार करके खाया, ठीक है, आग का आविष्कार हो चुका था तो वहाँ पर भूज करके खाया और फिर वहीं पर रह गया, फिर कहीं और चला गया जहाँ पर पशु मिले उसको। ठीक है, इस तरह से एक तरह से नोमैडिक जैसा यानी कि घुमक्कड़ टाइप का जीवन व्यतीत कर रहा था। पहियों का आविष्कार होने से उसके जीवन को स्थायित्व मिलता है। क्या मिलता है कि पहिए का आविष्कार हुआ तो कृषि करने पर जोर देने लगा, और कृषि जब उसने की
तो कृषि जो भी फसलें थी उनको ढो करके ले जाना या किसी भी कच्चे माल को ढो करके ले जाना, मरे हुए पशु को ढो करके ले आना, इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी बदल गई कि जब उसको कृषि करने लगा, एक स्थान पर बस्ती बनाने लगा, तो फिर वो पशुपालन के रूप में जोर देने लगा और सीधे कच्चे मांस या फिर केवल पशुओं के ऊपर निर्भर नहीं रह गया। आगे आद्य ऐतिहासिक में देखते हैं, प्री हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यानी कि 2500 बीसी से लेकर के टोटल 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सभ्यता यहाँ पर मिली, यानी कि मानव बस्तियाँ जो कि दफन मिली आपके ज़मीन में, ठीक है, और पूरा तत्वविदों ने इसको खोजा, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको खोजा, तो ये सिंधु घाटी के आसपास यानी कि सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास प्रथम दृष्टया मिली, यानी कि पहली बार मिली। वैसे तो मिली दैमाबाद में भी है जो कि महाराष्ट्र में है, तो सिंधु नदी तो वहाँ से बहुत दूर है, लेकिन कहने का मतलब है कि प्रथम दृष्टया वो आपके पाकिस्तान और जो भारतीय पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है वहाँ मिली, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा और इसका ईयर आप याद कर सकते हो। दूसरा है इसी में वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, आपने पढ़ा भी होगा कुछ उसमें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अलग अलग जो है आपने कई सारे नाम पढ़े होंगे कि लोथल एक बंदरगाह था, फिर सुरकोटदा का नाम पढ़ा होगा, राखी गढ़ी जो कि इस समय सबसे बिगेस्ट साइट है, हरियाणा में है। अभी कुछ वर्ष पहले धौलावीरा का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि स्टोरेज सिस्टम पाया गया, एक स्टेडियम पाया गया। तो ये सारी चीज़ें देख करके लगता था कि उन्नत अवस्था में उस समय की जो सभ्यता थी वो पहुँच चुकी थी। जैसे स्नानागार पाया गया, तो स्नानागार जो है सील प्रूफ थे, यानी कि पानी की लीकेज नहीं थी, सैपिंग ऑफ वाटर कहीं पर नहीं था उसमें, सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो बाकायदे लीक प्रूफ उन्होंने एक स्नानागार बनाया था, एक तरण ताल बनाया था, ठीक है। इसी तरह से फूड स्टोरेज करने के लिए उन्होंने बनाया था फूड ग्रेनरी, जो कि सबसे बड़ा उस समय का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सभ्यता उन्नत थी। आपने कई बार ये भी पढ़ा होगा कि जो नालियाँ थी उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था, तो नालियाँ गली में खुलती थीं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काटती थीं यानी कि राइट एंगल पर। फिर जो मेन दरवाजा था घर का वो भी गलियों में ही खुलता था, नालियाँ ढकी हुई होती थी, बेसिकली पॉइंट ये था, ठीक है। वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत उस समय ध्यान रखा जाता था, जो घर बनाए जाते थे उसमें नीचे से और फिर एक रोशनदान जो ऊपर होता है वो मतलब इन एंड आउट हवा के लिए उसका ध्यान रखा जाता था, एक झरोखा छोड़ा जाता था, तो वेंटिलेशन का भी ध्यान था। नगरीय सभ्यता थी कुल मिलाकर के, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आओगे तो वैदिक सभ्यता जो है कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता आर्यंस से आई है, और आर्य जो है वो चूंकि मेन यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, वो बाहर के हैं। तो मैक्स मूलर का इसमें कथन है कि जो आर्य थे वो आपके मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है। हालांकि मैंने एक दो और नाम लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यहाँ से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए हैं, ठीक है। तो अलग अलग भी मैंने इसमें कुछ नोट्स बना करके दिए हैं। तो वैदिक सभ्यता में ये है कि वैदिक सभ्यता में चारों वेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, दिखा दे रहा हूँ आपको आगे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे इस प्रकार टाइमलाइन पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग जो है टू द पॉइंट बिल्कुल मैपिंग के साथ कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत होगी टाइमलाइन पढ़ेंगे, और बिल्कुल 1857 तक 1900 तक मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। आगे की चीज़ें देखते हैं कि इसी वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांटा जा रहा है। वैदिक सभ्यता को 1500 बीसी से 600 बीसी तक काउंट करते हैं। इसमें दो पार्ट करते हैं, एक तो ऋग वैदिक काल यानी कि शुरुआती रूप से वैदिक का काल, जहां पर वैदिक सभ्यता डिस्टॉर्ट नहीं हुई थी, ठीक है, और बहुत परिष्कृत थी, तो उसको मानते हैं कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। फिर है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को मानते हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी प्रथाएं और मान्यताएं थीं, ठीक है, वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगी। जैसे चीज़ें सती प्रथा की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे ढोंग और आडंबरों का जन्म हो रहा है, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति खराब हो रही है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल में क्या है, हम लोग देखेंगे तीन भाग में बांट करके इतिहास को। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 एडी तक पढ़ेंगे, जब तक मुस्लिमों का आक्रमण होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे 712 से लेकर के 1707 तक। 1707 वो वर्ष है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है, ठीक है, और उसके बाद के काल को और वर्तमान समय तक को हम लोग आधुनिक भारत में देखेंगे। तो
सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग महाजनपद काल देखेंगे कि 16 महाजनपद थे। मगध साम्राज्य का उत्थान और पतन देखेंगे कि किस प्रकार घनानंद ने चीज़ों को आगे ले गया, मगध को आगे ले गया, चरमोत्कर्ष पर गया, और घनानंद अपने भोग विलास और अपने घमंड के चलते, ठीक है, चीज़ों को पतन की ओर लेकर के गया। फिर उसके बाद आने वाले वंश को, मौर्य वंश को देखेंगे। फिर मौर्य के समकालीन कुछ वंश हैं, जैसे संगम काल में चेर, पांडव और चोल को देखेंगे, जो कि साउथ इंडिया में फ्लोरिश हो रहे हैं, पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। वहीं फिर मौर्योत्तर काल में देखेंगे। मौर्योत्तर काल में हम लोग शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन इत्यादि देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग गुप्त साम्राज्य देखेंगे, जिसको 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो वास्तविक संस्थापक है वो 319 ईस्वी में इसकी स्थापना कर रहा है। फिर हर्षवर्धन का काल देखेंगे। फिर इसी प्रकार मध्य भारत में जो हम लोग पहुँचेंगे तो पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत, चौहान दिल्ली के, उधर दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट को, दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, उत्तर मध्यकालीन में हम लोग देखेंगे राजपूतों को, दिल्ली सल्तनत को, मुगल्स को, विजयनगर, बहमनी, मराठा, पांड्य और होयसल दक्षिण भारत में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बुक से ली गई हैं, तो डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि अगर बीच में कोई भी गलती होगी तो मैंने क्रॉस चेक नहीं कर रखा है। हालांकि इस तरह के चार्टिंग में मेरे संज्ञान में कोई भी गलती नहीं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आर्यों का आगमन। तो आर्यों के आगमन पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताया कि मैक्स मूलर जो है मध्य एशिया से बताता है कि आए, यही सबसे सर्वमत है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं आर्य, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो है तिब्बत से आए हुए हैं। तो आर्यों का आगमन 1500 BC यानी कि 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। फिर आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1500 BC के काल को ऋग्वैदिक काल आप डिनोट कर सकते हो, कह सकते हो। 1000 BC के आसपास का जो काल है वहाँ से उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो रहा है और 600 BC तक जा रहा है। इसी के बीच में हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ का जन्म हो रहा है। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं। किसके? जैन धर्म के। जैन धर्मों में तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, उसके बाद थे अजितनाथ, और धीरे धीरे जब 23वें पर आएंगे तो उनका जन्म होता है 850 ईसा पूर्व में। थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप पार्श्वनाथ का नाम देखें तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो 23वें तीर्थंकर थे वो 850 BC में जन्मे थे, और इनका जो सिंबल था वो था सर्प, ठीक है। चलिए, 600 से 550 BC के समय अगर हम लोग देखेंगे तो 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपद बेसिकली जनपद जब बड़े होकर के ऐसे हो जाते हैं कि वो ज़्यादा संपन्न हो गए हैं अपने आसपास के जनपदों से, और तो वो सारे जनपदों को मिला करके ही महाजनपद कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 छोटे जनपद हैं, वो संपन्न हो रहे हैं और फिर आगे चलकर उन चारों का विलय हो रहा है, तो वो महाजनपद कहलाएंगे। इस प्रकार 16 महाजनपदों का उदय हुआ 600 से 550 ईसा पूर्व के मध्य, और उसी समय उपनिषदों की रचना और आर्यों का दक्षिण में विस्तार भी होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आने की संभावना पूरी हर एक एग्जाम में रहती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चल, क्या देखना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर 16 महाजनपदों में पहला महाजनपद है अंग। तो अंग की राजधानी है चंपा, जो कि वर्तमान में मुंगेर या भागलपुर में के क्षेत्र में पाई गई थी। समझ में आ रहा है कि जैसे जो अंग है उसकी राजधानी है चंपा, जो वर्तमान में मुंगेर या भागलपुर के एरिया में स्थित है। दूसरा जो यहाँ पर महाजनपद है उसका नाम है मगध महाजनपद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन राजधानी इसकी राजगृह रही है, ठीक है, राजगृह या गिरिव्रज भी उसको कहते हैं। वर्तमान में ये गया और पटना का एरिया जो है वही मगध कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो महाजनपद है उसका नाम है कौशल, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि अयोध्या के आसपास का जो एरिया है, तो वही ये उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है। फिर आता है काशी। तो काशी काफ़ी पुराना शहर है, जिसकी राजधानी तत्कालीन राजधानी वाराणसी थी, और वर्तमान में हम लोग उसको बनारस या वाराणसी या काशी के नाम से अभी भी जानते हैं। जो 5वां महाजनपद था वो था वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, इसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है, और ये बिहार में पड़ रहा है वर्तमान में। 6वां है मल्ल। मल्ल में कुशीनारा इसकी कैपिटल थी तात्कालीन, और वर्तमान में देवरिया, कुशीनगर और कुछ मात्रा में गोरखपुर के भी क्षेत्र आते हैं। तो मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। यहीं पर गौतम बुद्ध जो है वो
उनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण आप कह सकते हो कि हुआ था उनका। ठीक है। 7वां है चेदी। चेदी की राजधानी है शुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड और मालवा के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। 8वां कुरु एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। 9वां पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और कांपिल्य। तो दो राजधानियां हैं, अहिछत्र और कांपिल्य इसकी दो राजधानी है, जो कि पश्चिम यूपी में। अगला जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। याद रखिएगा, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उसके आसपास का यही जो है वत्स की राजधानी तत्कालीन में था। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। यह भी एक महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और वर्तमान में जयपुर और राजस्थान का जो एरिया है वो विराटनगर में पड़ता है। अगला था सूरसेन। सूरसेन में जो राजधानी थी वो थी तत्कालीन राजधानी मथुरा, और ये वर्तमान मथुरा के क्षेत्र में पड़ता है। 13वीं जो महाजनपद थी उसका नाम था अस्मक। अस्मक की राजधानी पैठन या पोटन, अलग अलग आप देख सकते हो। गोदावरी नदी का किनारा अस्मक का क्षेत्र पड़ता था। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की दो राजधानियां माहिष्मती और उज्जैन थी। ठीक है। और मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र अवंती पड़ता है। 15वां जो महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान रावलपिंडी में है। और 16वां कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या पूंछ, जो कि राजौरी कश्मीर में हिंदकुश के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो ये 16 महाजनपद थे। यहाँ पर फोटो भी दिए हुआ है, एक बार कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने का, चलिए देख लेते हैं। जैसे कंबोज का क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, आप देख रहे हो पाकिस्तान हिंदकुश के आसपास का। गांधार का क्षेत्र भी आपके पश्चिमी भारत में ही पड़ रहा है। कुरु का क्षेत्र यहाँ पर दिल्ली के आसपास मेरठ का क्षेत्र पड़ रहा है। पांचाल आपका कह सकते हो कि पश्चिमी और उत्तरी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। मत्स्य राजस्थान का क्षेत्र है। अवंती नीचे थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ेगा या मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ेगा। अस्मक एकमात्र दक्षिण में पड़ने वाला क्षेत्र है, तो अस्मक की राजधानी पोटन या पाटन जो भी है याद रखिएगा। ठीक है। मगध यहाँ पड़ रहा है। काशी आप देख सकते हो वर्तमान काशी में ही है, अंग बिहार के क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है। शोरसेन जो है ये आपके बुंदेलखंड या मालवा के क्षेत्र में पड़ रहा है। चेदी जो है बेसिकली ये आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ रहा है। यहाँ पर मालवा है, वज्जी है, कौशल है, आप देख सकते हो मैप में। ठीक है। यहाँ पर एक बार और देख सकते हो चीज़ें राजधानी के साथ कि कितने यूपी में पड़ रहे हैं। तो शूरसेन पड़ रहा है, पांचाल पड़ रहा है, कौशल पड़ रहा है, काशी पड़ रहा है, मल्ल पड़ रहा है। ठीक है। वत्स पड़ रहा है और चेदी पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 महाजनपद कहाँ पड़ रहे हैं 16 में से, तो वो यूपी में पड़ रहे हैं। ठीक है। एकमात्र जो कि साउथ में पड़ता है वो कौन है, अशमक है। ठीक है। अशमक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है, गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है। एक राजस्थान में जो पड़ता है उसका नाम है मत्स्य विराटनगर, जिसका राजधानी है। ठीक है। तो इस प्रकार भी चीज़ों को देखा जा सकता है। चलिए अगला, जब टाइमलाइन पर हम लोग आते हैं तो अगली टाइमलाइन किस तरह हम लोग देखेंगे कि 540 से 468 बीसी, अभी बीसी की ही बात चल रही है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म के पहले। तो 540 से 468 बीसी महावीर का जीवन काल है। इसी प्रकार बुद्ध का जीवन काल मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है कि 563 से 483 बीसी, 80 साल का जीवन था, बुद्ध का जीवन काल था। ठीक है। तो दोनों लोग का जीवन काल आप देख सकते हो कि एक ही के आसपास में है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाते हैं केवल कुछ टाइमलाइन को याद रखने से। नेक्स्ट है ईरान का डेरियस प्रथम पहला विदेशी आक्रमण जो कि भारत में हो रहा है वो 516 बीसी में हुआ। ठीक है। तो कभी भी अगर पहले विदेशी आक्रमण या प्रथम विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो ईरान का डेरियस प्रथम जो था वो प्रथम व्यक्ति है जो कि आक्रमण किया है। अब बात आती है भारतीय वंशों की, तो 544 से 412 एडी बीसी तक, 544 से लेकर के 412 बीसी तक हर्यक वंश चलता है। हर्यंक डायनेस्टी जो थी उसमें बिंबिसार आपको संस्थापक दिखेगा, फिर अजात शत्रु और उदयन दिखेगा। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि उदयन ने राजधानी बनाई। अब ये मैं ही क्वेश्चन मार्क छोड़ दूंगा कि किस क्षेत्र को इसने अपनी राजधानी घोषित की थी उदयन ने। ठीक है।
इसका आप लोग आंसर करिएगा। जितने लोग ने भी PYQ कर लिया है वो लोग जरूर आंसर कर देंगे। अगर बिहार या BPSC के लिए पढ़ रहे हो तब तो 100% इसका आंसर आना ही आना चाहिए। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो लूसेंट की किताब में आप सिंपली स्टार्टिंग का ओपन करके हर्यंक वंश पर जाना। हर्यंक वंश में जैसे ही उदयन की बात आएगी तुरंत वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि जो उदयन है उसने जो है फला राजधानी घोषित की। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं हर्यंक वंश को। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार और उदयन ने अजातशत्रु का जो है हत्या कर दिया था। फिर आता है शिशुनाग वंश। इस वंश के बाद यानी कि हर्यंक वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 BC तक रहता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बतानी है कि बौद्ध की संहिता जो है वो भी होना शुरू होने वाली है। 483 BC से ही शुरू हो रही है। तो सबसे पहले जान जाइए कि किसने कराया और कब कराया। तो अजातशत्रु जो व्यक्ति है, ए लिखा हुआ है, अजातशत्रु जो है उसने 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीत कराई। फिर कालाशोक ने कराई 383 BC में। ठीक है, फिर उसके बाद आपके अशोक ने 251 BC में, और लास्ट में कनिष्क ने 72 AD में। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ अलग अलग काल में हुई। कहाँ कहाँ पर हुई? तो पहली हुई राजगृह में, ठीक है, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई आपके कश्मीर में। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। इसको शॉर्ट ट्रिक में मैंने लिख दिया है RVPK और AKAK। तो आप जिस तरह से याद करना चाहो उस तरह से याद कर लो। यूट्यूब पर बहुत सारे अन्य वीडियोज़ में ट्रिक पड़े होंगे। मैं अपने मुंह से कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 344 BC में एक बहुत ही बड़ा महाजनपद जिसका के अंतर्गत जो है एक वंश आता है जिसका नाम है नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश में संस्थापक है महापद्मनंद, और उसके बाद जो व्यक्ति आता है वो है घनानंद। ठीक है, अब घनानंद के समय में ही आप देख सकते हो कि 326 BC में किसका आक्रमण हो रहा है? तो सिकंदर महान का आक्रमण हो रहा है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध जो है किसके किसके मध्य लड़ा गया? यह पोरस के साथ लड़े हुए युद्ध का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा कि सिकंदर और पोरस या पुरु की लड़ाई हुई थी। हाइडेस्पीस जो है युद्ध का नाम था। पुरु की सेना हार गई थी लेकिन सिकंदर ने उसको सम्मान सहित छोड़ दिया था। ठीक है, अगला है 323 BC। ये ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 323 BC में, 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई। अच्छा, किसने किया? तो किया बेसिकली विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य आप लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उस व्यक्ति की निंदा या अपमान जो है घनानंद ने कर दिया था, और तब से जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा खोल के यह प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश का समूल विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी जो चुटिया है या चुरकी है, चोटी है, उसको बांधूंगा नहीं। और इस प्रकार जो है वो एक बच्चे को देखते हैं जो कि अत्यंत प्रतिभावान है, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, और उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके नंद वंश की कह सकते हो कि अंत करने में जो है कारगर होता है, और मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे रूलर आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रूलर। उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, और समझ लीजिए कि मतलब ईसा पूर्व का इतिहास जहां आकर के सिमट जाता हो, यानी कि केंद्र बिंदु अगर मैं कहना चाहूँ अपने शब्दों में, तो उसको हम लोग अशोक कह सकते हैं। कि अशोक जो है वो एक महान शासक है, और ईसा पूर्व का इतिहास आकर के उसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का ही एक शासक है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर है। तो 269 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। इसके भाइयों का नाम, इसकी पत्नी का नाम, इस सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सर्च करेंगे PYQ रिवाइज करते हुए। जितना दिन है उसमें टेस्ट सीरीज कैसे करनी है मैंने एक वीडियो बनाया था 34 दिन में, और उसके साथ साथ PYQ कैसे करना है सारी कुछ करते हुए आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। मुझे अभी बस टाइम लाइन बताना है। ठीक है, तो कारुवाकी जो है इसकी एक पत्नी है, बता दे रहा हूँ, जिससे अशोक सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर कलिंग युद्ध लड़ते हैं अशोक। पहले जो है अशोक लोगों को हराना चाहते थे, यानी कि लड़ करके हराना चाहते थे। कलिंग जाते हैं, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद इनका क्या होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन होता है,
ठीक है। और इसके बाद ये जो है धम्म विजय की ओर बढ़ता है कि हम धर्म से जीतेंगे, अब हम हत्याएं करके नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो फिर बात आगे बढ़ती है 232 बीसी में, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध, ठीक है। अच्छा, अशोक जो है वो क्या करता है कि वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। फिर आता है 185 बीसी के अंतिम जो मौर्य शासक है जिसका नाम है बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी जाती है शुंग के द्वारा और शुंग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो उनका अमात्य कह सकते हो, मंत्री है, वो उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 बीसी में और शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश के बाद आता है 75 बीसी में कण्व वंश। कण्व वंश के पहले जो व्यक्ति हैं वो है वासुदेव और आखिरी जो है वो है सुशर्मन। सुशर्मन की भी हत्या हो जाती है या सुशर्मन को हटा करके जो है फिर अन्य वंश आने लगते हैं। 58 बीसी बहुत ठीक से याद रखना है, क्यों? क्योंकि विक्रम संवत जो है वो 58 बीसी में आया था। अच्छा, ये जो विक्रम संवत है वो ये जो विक्रम संवत है ये किसी विक्रमादित्य नामक शासक ने चलाया है। याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य आपके जानने वाले मतलब कोई शासक में से नहीं है, कोई अननोन व्यक्ति है जिसने विक्रम संवत चलाया है, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है कि ये 58 बीसी से चल रहा है, यानी कि जब भी इसका कैलकुलेशन होगा, सपोज करो कि 2024 को अगर हम लोग को विक्रम संवत में निकालना होगा तो हम लोग को इसमें 58 जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे होगा कि 58 से हम लोग को 0 पे आना पड़ेगा और 0 से हम लोग को 2024 पर जाना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के इधर का जो 58 है वो भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ तक टोटल जाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर हर वर्ष जो है, हर वर्ष नहीं, आने वाले 2-4 वर्षों में एक बार जरूर से प्रश्न पूछता है इसको लेकर के, और कनिष्क के द्वारा चलाया हुआ 78 AD जो है उसको लेकर के हुए हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 30 बीसी से लेकर के और 250 AD तक का समय सातवाहन वंश सिमुक के द्वारा जो कि स्थापित किया गया था और विघटन 250 AD में हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब आता है जो मैंने आपको बताया 78 AD कनिष्क द्वारा जो है शक संवत स्थापित किया गया है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। पहले से स्टार मार्क कर रखा हूं, फिर भी इसको याद रखिएगा, 78 AD और यहाँ पर 58 BC, ठीक, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 78 से लेकर के 100 AD तक, यानी कि ईसा के जन्म के 78 साल से 100 साल के मध्य जो है कनिष्क का काल रहा। कनिष्क एक प्रतापी राजा था जो चरक और सुश्रुत, ये दो व्यक्ति हैं। तो चरक जो है वो आयुर्वेदाचार्य हैं और सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा यानी कि प्लास्टिक सर्जरी वाले विशेषज्ञ हैं, ठीक है। ये लोग बैठते थे। अब एक प्रश्न चरक संहिता और चरक संहिता पर पूछा हुआ है कि कितने अध्याय थे उनकी बुक में और कितने चैप्टर थे, ऐसा करके कुछ, या कितने खंड थे, ठीक है। तो एक बार आप लोग जितनी भी बुक्स है उसको देख लेना, या अगर सारी बुक्स के खंड अध्याय इस पर कोई वीडियो चाहिए जो कि मुझे कम से कम 5 से 7 दिन लगेगा बनाने में, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर 5 कमेंट आएंगे तो फिर मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। चलिए, पश्चिमी भारत का महान शासक शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम था, जो कि 130 से लेकर के 150 AD के मध्य में है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने जरूर सुना होगा, तो वो शक शासक क्षत्रप शासक था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 130 से लेकर के 150 AD के मध्य में उसका काल है। वाकाटक वंश की स्थापना होती है 225 AD में, यानी कि ईसा के 225 वर्ष बाद, ईसा के जन्म के 225 वर्ष बाद। फिर श्रीगुप्त घटोत्कच के द्वारा गुप्त वंश स्थापित किया जाता है, जो कि 240 से 280 AD के मध्य है। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा वास्तविक गुप्त वंश की स्थापना होती है 319 AD में। तो कभी भी आप बुक्स में वास्तविक जो संस्थापक है वो आप चंद्रगुप्त प्रथम को ही देखेंगे, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर उसमें आंसर श्रीगुप्त लिखा रहेगा, जैसे देखिए अब 2 प्रश्न यहाँ पर मैं फॉर्म कर रहा हूँ। सपोज करिए कि प्रश्न आया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और उसमें श्रीगुप्त लिखा हुआ है, तो आप चुपचाप उसको कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का नाम ही आप टिक करोगे। फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 335 से लेकर के 375 AD के मध्य इनका शासन था। इन्होंने अनेक सिक्के चलाए,
वीणा वादित करते हुए, यानी कि वीणा वादन वाले सिक्के भी इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, फिर संगीत प्रेमी था और इसके समय को हम लोग स्वर्ण युग भी, सॉरी, चंद्रगुप्त टू आते हैं, फिर चंद्रगुप्त टू के समय को हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। देखिए, विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो शासक लेते रहते थे। ठीक है, अगर उनकी परफॉर्मेंस स्वयं में लगता था कि बड़ी अच्छी है तो वो विक्रमादित्य की उपाधि लेते रहते थे। हेमू जो था उसने विक्रमादित्य की 14वीं उपाधि ली थी, यानी कि 14वां विक्रमादित्य हेमू था, जो कि अकबर के साथ लड़ता है 1556 ईस्वी में, शायद तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइमलाइन है वो 380 से 415 ईस्वी के मध्य है। एक बात याद रखनी है कि इस समय जो है शकों का आक्रमण हो रहा है लगातार और उनसे ये लोग निपट रहे हैं। ठीक है, तो बाहरी आक्रांता इस समय आक्रमण करते जा रहे हैं। इसी बीच में फाह्यान आता है, गुप्त वंश के अंदर ही फाह्यान आता है। कब आता है? तो 399 से 414 एडी तक वो भारत में लगभग रहता है, भ्रमण करता है। तो आपको अगर काल देखना है कि किसके काल में आया, तो चंद्रगुप्त टू के काल में आया। ठीक है, सीजी भी बोलते हैं, सीजी टू या चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के काल में, या शकारी विक्रमादित्य भी इनको बोलते हैं, क्योंकि शकों का इन्होंने मर्दन किया था, तो उसके समय में ही फाह्यान आता है। फिर अगले जो रूलर है उनका नाम है कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। तो इनका दूसरा नाम है महेंद्रादित्य, ये भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि महेंद्रादित्य, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि महेंद्रादित्य के नाम से ही प्रश्न पूछ लेता है। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर फिर से चीज़ों को जो है उसी प्रकार फ्लोरिश करने की कोशिश चल रही है जैसा कि प्राचीन समय में था। आइए, 455 से 467 एडी तक स्कंदगुप्त का शासन रहता है। और स्कंदगुप्त ने मतलब हूणों को सबसे ज़्यादा, ऐसा कह सकते हो कि भगाया या मारा, उनके विरुद्ध युद्ध किया। पता कैसे चलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो है, याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी रॉक एडिक्ट जो है वो आपके स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी दोनों भुजाओं से पृथ्वी हिल गई थी जब वह एक भयानक भंवर का निर्माता हूणों के साथ घनिष्ठ संघर्ष में शामिल हुआ था शत्रुओं के बीच। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बारे में ये चीज़ें लिखी गई हैं। फिर 540 एडी के आसपास गुप्तों की अवनति आती है, यानी कि गुप्त साम्राज्य अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। लेटर गुप्ता में कोई भी योग्य शासक नहीं बचता है। ठीक है, फिर हूणों का शासन स्टार्ट होता है, क्योंकि हूण और शक लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो हूणों का शासन स्टार्ट होता है, जो कि 500 एडी से लेकर के 532 एडी तक तोरमाड़ और मेहरकुल के अधीन यहाँ पर शासन चलता है। तो दो नाम याद रखिएगा, तोरमाड़ और मेहरकुल, जो कि हूण है, उनके अधीन शासन यहाँ पर चलता है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 606 ईस्वी से लेकर के 647 तक हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन जो है वो, तो ये भूति वंश के शासक हैं। कभी कभी वर्धन वंश भी बोला जाता है कि वर्धन वंश के भी शासक हैं। और इनके पिता जो है प्रभाकर वर्धन थे। और कुल मिलाकर के जैसे कुछ बातें इनके बारे में जाननी है कि अब हर्ष के दरबारी कवि जो थे वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने कुछ बुक लिखी थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त हर्ष ने भी 3 बुक्स लिखी थी जिनके नाम पूछते हैं। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये नाटक था। क्या था? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाना है, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। ये 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, और उस परिषद में जो है अपना सर्वस्व दान कर देता था। तो ये कुछ पॉइंट है हर्षवर्धन के बारे में। बाकी इनकी बहन का नाम राजश्री था और उनसे रिलेटेड एक कहानी है कि उनको किडनैप कर लिया गया था, फिर हत्याएं हुई। ठीक है, इनके भाई की भी हत्या हो गई, हर्ष की। तो ये सारी चीज़ें हैं। उस समय जो है कन्नौज एक बहुत ही ज़्यादा रिच या प्रॉस्परस क्षेत्र था, जिसके कारण यहाँ पर ट्राईपैट्रियट वॉर चलता था, यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध चलता था। किसके किसके बीच में? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में चलता था। ठीक है, 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बनता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाणभट्ट जो है उन्होंने भी बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? तो 2 बुक का नाम आपको बताना है, थोड़ा सा हिंट कर देना हो, एक एच से है और एक के से है। ठीक है, चलिए, तो ये ट्राईपैट्रियट वॉर मैंने बता दिया, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता था। ठीक है, 725 में नागभट्ट द्वारा राष्ट्रकूट शासन स्थापित किया गया है। ये याद रखिएगा कि 725 एडी में नागभट्ट जो है उनके द्वारा राष्ट्रकूट शासन की नींव पड़ी है। इधर 712 एडी की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुस्लिम शासक है,
इसने सफल आक्रमण किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आक्रमण तो पहले भी हुआ है, लेकिन वो सफलतम आक्रमण नहीं था। सफलतम आक्रमण कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम, और भारत में उस समय दाहिर का शासन था। ठीक है, 760 से लेकर के 1140 तक पूर्वी भारत में पाल गोपाल मतलब पाल वंश का उदय होता है, और वो लोग फ्लोरिश करते हैं, मतलब पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो है गोपाल, जो कि खुद पाल धर्म का नहीं था, एक अलग व्यक्ति है। मतलब जब स्टोरी उसकी आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम है धर्मपाल। तो धर्मपाल ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाए, जिसमें कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है उसका भी नाम आता है। उसके अतिरिक्त ओदंतपुरी मठ की स्थापना भी शायद इसी ने किया था, ओदंतपुरी मठ। एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा उदंतपुरी वाले फैक्ट को। ठीक है, मुझे पुराना याद है तो मैंने उसी बेसिस पर आपको इसको बता दिया है। फिर आता है वत्सराज, जो कि 783 से 1036 के बीच में वत्सराज द्वारा गुर्जर प्रतिहार की स्थापना की गई है उत्तर भारत में। ठीक है, तो वत्सराज वो व्यक्ति है जिसके द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई है। फिर एक चीज़ याद रखनी है कि अरब व्यापारी जो सुलेमान है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में ही भारत आता है। और मिहिर भोज कब शासक बनता है, तो मिहिर भोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 836 एडी में मिहिर भोज शासक बनता है। ठीक है, अगला आता है कि तंजौर के शाही चोल 871 से लेकर के 1173 एडी तक इनका शासन रहता है। उसमें परांतक प्रथम का जो राज्याभिषेक है वो 907 एडी में होता है। तो परांतक प्रथम जो है वही संस्थापक माने जाते हैं। फिर जेजाक भुक्ति के चंदेल हैं, जो कि 916 से लेकर के 1205 एडी तक शासन करते हैं भारत के दक्षिण क्षेत्र में। इन्होंने खजुराहो के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है त्रिपुरी के कलचुरी वंश, तो 950 से 1195 तक त्रिपुरी के कलचुरी जो है इनका शासनकाल रहा है। 985 से लेकर के 1014 राजेंद्र चोल का शासनकाल रहा, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये चूंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव मोड से नहीं पढ़े गए हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी बस टाइम लाइन याद रखिए। मुझे जैसे ही लगता है कि इनको सेपरेटली बताना चाहिए, मैं इनके एक एक व्यक्ति यानी कि एक एक रूलर की जो भी उपलब्धियां होंगी वो, उनकी जो भी उपाधियां होंगी वो, और उनके समय में बने हुए मंदिर जरूर एक लेक्चर लाके कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए, अभी बस इस लेक्चर को आगे की ओर करते रहिए। 999 एडी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडी है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी नामक एक व्यक्ति है जो कि स्वतंत्र शासक बनता है। इसको खलीफा या खलीफेट जो है बगदाद के एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता देते हैं। तो वो 999 एडी। अब ये भारत की ओर चलेगा और यहीं से भारत का इतिहास बदलना शुरू होगा। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं 1000 से लेकर के 1323 ईस्वी तक वारंगल के काकतीय जो है ये शासन करते हैं, जिसमें बेतराज संस्थापक है और प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपको पता है कि रुद्रम्मा देवी जो कि रामप्पा मंदिर का निर्माण करवा रही हैं, ठीक है, वो काकतीय शासिका हैं जिनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर जो 999 एडी में महमूद गजनवी जो कि एक स्वतंत्र शासक बनता है, वो 1000 में भारत में काबुल पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस समय भारत के अंतर्गत ही काबुल इत्यादि क्षेत्र आते हैं, यानी कि पाकिस्तान बाइफरकेट तो हुआ नहीं है भारत से। तो महमूद गजनवी जो है काबुल पर आक्रमण करता है। 1001 एडी में इसको मिलते हैं हिंदू शाही राजा जयपाल। ठीक है, और उनकी हार होती है वहिंद की लड़ाई में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि 1001 एडी में वहिंद की लड़ाई हो रही है, जहां पर हिंदू शाही राजा जयपाल लड़ रहे हैं आपके जो व्यक्ति है महमूद गजनवी उसके अगेंस्ट, और यहाँ पर उनकी हार हो रही है। 1025-26 में सोमनाथ मंदिर की लूट होती है जो कि गुजरात में स्थित है, और ये 16वां आक्रमण था। तो कभी कभी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर जो है महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था, तो 16वां आक्रमण था। लेकिन कुल उसने 17 बार आक्रमण किए। तो 17वीं बार क्यों किया? जब यहाँ से सामान लूट करके वो ले जाता रहता है मंदिर का, तो जाट और खोखर जो है उसको रोकते हैं। ठीक है, कहाँ पर रोकते हैं? तो पंजाब वाले क्षेत्र में उसको रोकते हैं। तो 17वीं बार जब फिर से आक्रमण करता है 1027 एडी में, तो खोखरों के विरुद्ध करता है और जाटों के विरुद्ध जो है आक्रमण करता है। 1030 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गजनवी की डेथ हो रही है और उसी समय अलबरूनी जो है वो भारत आया हुआ है। तो अलबरूनी कब आता है? तो 1030 ईस्वी में। कभी भी अगर अब आपको ऑप्शन दिखेगा तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि महमूद गजनवी की डेथ होती है और अलबरूनी भारत आ रहा है, यानी कि दोनों सेम वर्ष में ही कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक व्यक्ति है गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी, जो कि गोर का
क्षेत्र का शासक था, यानी कि गौर क्षेत्र का ये शासक है अफगानिस्तान में। और ये भारत आता है तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। कब होता है? तो 1191 में हो रहा है PRC-3 के द्वारा। PRC-3 मतलब पृथ्वीराज चौहान 3, ठीक है। चहमान वंश के हैं वो, तो चौहान या चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान है, उनके साथ में जो है लड़ाई होती है मोहम्मद गोरी की। फिर 1192 में, चूंकि वो पहला हार जाता है, इसलिए 1192 में नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर होकर के आता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। यहाँ पर होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी अपना एक सूबेदार नियुक्त करता है भारत के लिए, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, और इसको कहाँ बैठाता है? लाहौर में बैठाता है, ठीक है। 1194 में वो फिर से एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ। इसमें भी मोहम्मद गोरी जो है वो जयचंद को हरा देता है। तो अभी जो दूसरा युद्ध हुआ वो बहुत निर्णायक युद्ध है। इसमें देखना है कि मोहम्मद गोरी इसमें वॉन द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और अपॉइंटेड अ सूबेदार, ये सूबेदार यहां पर नियुक्त करता है जो कि लाहौर से शासन कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी, 1206 में जब गोरी की डेथ हो जाती है, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका सूबेदार था, वो खुद को फ्री कर लेता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। लेकिन वो शासन करने के लिए कभी दिल्ली नहीं आता है और अपना शासन कहाँ से चलाता है? बाहर से ही चलाता रहता है, यानी कि पाकिस्तान वाले प्रदेश लाहौर से ही चलाता रहता है। 1210 ईस्वी में इसकी भी डेथ हो जाती है। कैसे? तो पोलो खेलने के शौकीन थे, घोड़े से गिरते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और इसके बाद आते हैं आराम शाह 1 वर्ष के लिए, और फिर 1211 में कौन आता है? तो इल्तुतमिश आता है, जो कि इसका दामाद रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, दामाद रहता है। ये दास का दास रहता है एक तरह से, क्योंकि जैसे उस समय ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, जिस प्रकार आप जा करके मंडी में एक बोरा आलू खरीदते हो, उस समय दास खरीदे जाते थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सक्सेशन के लिए, यानी कि लड़ने के लिए और राज्य जीतने के लिए दासों या फिर फाइटर्स की जरूरत होती थी। तो जो है मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा रहता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरह से दास जो है वो आपके इल्तुतमिश रहते हैं। तो दासों का दास जो है वो आपका इल्तुतमिश को माना जा सकता है। इल्तुतमिश के बहुत सारे काम हैं, जिसमें से तो अगर इनके आर्किटेक्चरल चीज़ों को देखा जाए तो इल्तुतमिश जो व्यक्ति है वो अपने कह सकते हो कि जो ससुर है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया हुआ कुतुब मीनार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको कंप्लीट करवाता है। यानी कि कुतुब मीनार को मुख्यतया शुरुआत तो किसी और ने कराई, लेकिन कंप्लीशन का काम कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे अतरकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। हौजे शमशी किसने बनवाया? तो वो भी इल्तुतमिश ने बनवाया। सुल्तान घड़ी किसने बनवाया, या घड़ी बोलते हैं, तो वो भी इल्तुतमिश ने बनवाया। शमसे ईदगाह भी उसी ने बनवाया। जामी मस्जिद, जामा नहीं बोल रहा हूँ, जामी मस्जिद किसने बनवाया? तो वो भी इल्तुतमिश ने बनवाया। और गंडक की बावली, ये भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया है। अब एक पॉइंट और आता है कि 1221 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंगेज खान, जिसको हम लोग तेमुचिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आक्रमण करता है और किसका पीछा करता रहता है? तो जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछा करता रहता है। लेकिन ये भारत में चूंकि इल्तुतमिश उसको शरण नहीं देता है जियाउद्दीन मांग बरनी को, इसीलिए चंगेज खान भारत नहीं आया रहता है। परंतु प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिर 1236 से 40 का वर्ष जो है वो रजिया सुल्तान यहाँ पर सुल्तान बनती है, और ये पहली मुस्लिम शासिका बन रही है सल्तनत काल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न हमेशा पूछता है। ये चूला और नहीं, चूला कोगा नहीं, क्या बोलते हैं, कुला और चोगा पहन करके पुरुषों की भांति जो है वो एंट्री लेती थी। तो बहुत सारे जो भी वहाँ पर बैठे होते थे पुरुष नेतृत्वकर्ता अन्य, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो कुल मिलाकर के इसके खिलाफ साजिश होती है, और फिर अल्तूनिया के साथ शायद इनकी शादी होती है और फिर इनको मार दिया जाता है कैथल के आसपास में, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो 40 सरदारों का एक गुट बनाता है, जिसको बोलते हैं तुर्कान चहलगनी, ठीक है। तुर्कान चहलगनी ही रजिया सुल्तान के अगेंस्ट हो जाता है, और कुल मिलाकर के मतलब उनको साजिश चलती रहती है अंदर अंदर, कुल मिलाकर के उनको अपदस्थ किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो मैंने आपको बताई कि सल्तनत कालीन पहली महिला है जो कि ये बन रही है, इल्तुतमिश की लड़की है, और इल्तुतमिश ये जानता था कि ये बहुत योग्य है, ठीक। उसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुछ और सिक्के विक्के भी चलाया, जैसे तांबे का जीतल चलाता है और टंका चलाता है, सबका ग्रेन इत्यादि चीज़ें अलग हैं। फिर उसके अलावा एक प्रणाली और चलाता है, इल्तुतमिश जो है इक्ता सिस्टम भी चलाता है। चलिए अब आते हैं सीधे बलबन पर। तो बलबन जो है इस परिवार का नहीं है, ये तुर्कान चहलगनी का सदस्य है, और बलबन गद्दी पर बैठ रहा है 1265 में, ठीक है। इसकी कुछ नीतियां हैं, जैसे
रक्त और, तो बलबन जो मैंने आपको बताया उसको फिर से मैं ठीक कर रहा हूँ, ब्लड एंड स्वॉर्ड, ब्लड एंड स्वॉर्ड यानी कि रक्त और तलवार की जो है नीति ये चलाया था बलबन। फिर 1279, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलबन से क्योंकि इसके समय में तुगरिल खान का विरोध हुआ था, ठीक है, बंगाल में। तो ये प्रश्न जरूर पूछा गया है कई बार कि तुगरिल खान का विरोध जो है बंगाल में कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 1279 ईस्वी में हुआ। फिर आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अगर आपने मूवी देखी होगी पद्मावत तो उसमें पता भी होगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो दामाद है, जो उसकी बेटी से शादी कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, वही जलालुद्दीन की हत्या करता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रूर है लेकिन बाजार नियंत्रण में इसकी प्रणालियाँ पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो 1296 से 1316 तक शासन करता है और कुछ विजय किया है। तो विजय का क्रम पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय हैं उनका क्रोनोलॉजी लगा दीजिए। तो गुजरात किया है 1299 में, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा, ठीक है। तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा, इसको जिस तरह से याद हो पाए आप याद कर सकते हो। गुजरात को बेसिकली 1299 में पहली बार अटैक किया लेकिन जीता है 1304 में, परंतु गणना में वो सबसे पहले आता है, ठीक है। 1320 ईस्वी में फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक टोटल इंपॉर्टेंट है 3, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक है। जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो है वो व्यक्ति है जो सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया और फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, तो अपनी टोकन करेंसी के लिए जाना जाता है, अपने दोआब में कर वृद्धि के लिए जाना जाता है। उसके अतिरिक्त फिर एक पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता आता है, ठीक है। अब इब्न बतूता कहाँ का यात्री है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बताने को बता सकता हूँ लेकिन फिर आप कैसे कनेक्ट होगे, ठीक है ना। तो इब्न बतूता जो आता है 1333 से 1342 तक रहता है और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ऐसा हो रहा है कि हरिहर और बुक्का जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, उनको जब साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा जाता है एक अभियान के लिए, तो वहाँ वो जो है जाते हैं। विद्यारण्य और सायण दो व्यक्ति हैं, उनसे फिर से धार्मिक शिक्षाएं लेकर के हिंदू बन जाते हैं और हिंदू बनने के बाद विजयनगर की स्थापना करते हैं अपने पिता के नाम पर, संगम वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो विजयनगर एरिया जो कि हैदराबाद में पड़ेगा, तेलंगाना में एरिया वो पड़ेगा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, ठीक है। और वहाँ पर एक नया वंश स्थापित करते हैं, इसका नाम है संगम, जो कि उनके पिता के नाम से प्रभावित है। और इस वर्ष पूछता है तो 1336 AD की बात ये चल रही है। नेक्स्ट है बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जा रही है 1347 ईस्वी में, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि जब डिक्लिनेशन ऑफ वो होता है, विजयनगर होता है, तो 4 राज्य बनते हैं जिसका नाम है बैग बी, ठीक है ना। बैग बी को याद रखेंगे आप। तो बैग बी को ऐसे समझना है कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है। देखिए इसमें सारा कुछ नहीं लिखा जा सकता एक ही बार में, ठीक है। ये एक दिन में आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे कि सर ये छोड़ दे रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, मन में हो रहा होगा कि केवल बक बक कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर उसको 2-3 बार आप समअप करोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो इधर उधर छटकी हुई हैं वो बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी और उसका आपको फायदा बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा अगर आप पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ इस लेक्चर को देखते हो, ठीक है। तो बीजापुर जो मैंने सबसे पहला बी लिखा है, बीजापुर वहां के जो शासक है यूसुफ आदिल शाह है और इसकी स्थापना 1489 में हुई। अहमदनगर जो मैंने दूसरा लिखा है ए, उसका है 1490 में मलिक अहमद के द्वारा की गई। गोलकुंडा 1518 में कुली कुतुब शाह के द्वारा और 1526 में बीदर के अमीर अली बीदर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। एक बात और याद रखनी है कि जो विजयनगर है उसके अंतर्गत भी 4 राज्य चलते हैं। पहला तो संगम जो कि हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था, उसके बाद आता है सालुब वंश, फिर तुलुब वंश और लास्ट में अराविडू वंश। खत्म कैसे हुआ तो राक्षसी तंगड़ी का एक युद्ध है जिसके कारण जो है, जिसको तल्ली कोटा भी कहते हैं, जिसके कारण ये विजयनगर जो है साम्राज्य ध्वस्त हुआ या खत्म हुआ। 1393 का वर्ष याद रखेंगे क्योंकि जौनपुर राज्य की स्थापना हो रही है। ख्वाजा ये जहां मलिक सरवर, बेसिकली यहाँ पर शर्की डायनेस्टी जो है वो शासन कर रही है और एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट बनाती है, इसका नाम है अटाला मस्जिद, ठीक है। अटाला मस्जिद अपनी स्लैंट दीवालों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इब्राहिम शर्की करके एक व्यक्ति हैं जो कि शर्की डायनेस्टी में जाने जाते हैं और इन्हीं के समय में चूंकि शिक्षा, मॉन्यूमेंट और दोनों का जो है काफ़ी प्रसार होता है, इसी कारण इनके समय में जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ समय के लिए जौनपुर राजधानी भी रहता है। अगला है, अच्छा जौनपुर को किस व्यक्ति ने बसाया था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा ऐसा तुगलक वंश का शासक है, इतना मैं हिंट कर दे रहा हूं, जिसने जौनपुर शहर बसाया।
ठीक है, जौनपुर जौना खां से मिलता जुलता नाम है, और जौना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था। तो इतना और हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर दीजिएगा। 1398 वो वर्ष है, इसमें तैमूर लंग जो है वो आक्रमण करता है भारत पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी 1393 में मैंने आपको बताया कि जौनपुर राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर के द्वारा की जा रही है, और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है आकर के, ठीक है। अब दिल्ली पर जब अधिकार कर लेता है तो 1414 से 51 तक तैमूर लंग के जो गवर्नर रहते हैं मुल्तान के, जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, दिल्ली पर अधिकार करता है, तो उस समय अपना एक गवर्नर बैठाता है जिसका नाम है खिरिज खां, ठीक है। खिरिज खां जो है वो सैयद वंश की स्थापना करते हैं, जो कि 1414 से 1451 तक रहता है, ठीक है। फिर सुल्तान के स्थान पर रैयत आला की उपाधि ये धारण करता है, और एतमुद्दौला का मकबला भी इन्हीं के समय में बनाया जाता है। इनके अन्य सक्सेसर्स का नाम देखेंगे तो मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह आता है। तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्योंकि एक वर्ष जो है ये पीसीएस की परीक्षा में शायद पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, मुबारक हो, मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह, ठीक है। चलिए फिर आगे बात बढ़ती है। 1451 में लोधी वंश आता है, और लोधी वंश के ही समकालिक कुछ और लोग आते हैं। जैसे 1451 में लोधी वंश स्टेब्लिश होता है, तो उस समय कबीर का जन्म होता है 1455 में। तलवंडी नामक स्थान पर पंजाब में गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में। 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म होता है, और जहरुद्दीन बाबर का जन्म होता है 1483 में। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हैं कि ये चारों लोग जो है वो आस ही पास जन्मे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 1509 में। 1509 में कृष्णदेवराय शासक बनते हैं, ठीक है। तो कृष्णदेवराय काफ़ी प्रतापी राजा हैं, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। जैसे इनके समय में डोमिंगो पैस और बारबोसा नामक दो व्यक्ति आते हैं बाहर से, ठीक है। उसके बाद नागलपुर नामक नगर की स्थापना करते हैं अपनी माँ के नाम पर, और दो बुक्स लिखते हैं, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम। इसके अलावा अष्ट दिग्गज जो है इनके दरबार में बैठते हैं। तो ये कुछ जो है इनके बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में बात है। कृष्णदेवराय के बारे में कौन चर्चा करता है, तो बाबर जो है वो अपनी बाबरनामा में ये चर्चा करता है कि कृष्णदेवराय जो है एक बहुत प्रतापी राजा है भारत का। फिर अब हम लोग इधर चले आते हैं कि धीरे धीरे जो है पुर्तगाली कंपनियां भारत में आना शुरू कर रही हैं। उस हिसाब से अल्बुकर्क, अल्मीडा इत्यादि गवर्नर आएंगे। 1510 में जो पॉइंट जानना है वो जानना है कि पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा हो जाता है। 1519 में बाबर जो है भारत में प्रवेश करता है, और मुगल भारत में प्रवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1520 में बाबर का भीटा और सियालकोट पर आक्रमण होता है। फिर 1526 में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होती है, इसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। इसके लिए दो व्यक्तियों ने उसको आमंत्रित किया था, ठीक है। तो दौलत खां लोधी और एक व्यक्ति और थे, उन दोनों लोगों ने बाबर को आक्रमण किया कि आइए आप भारत में जीत लीजिए, ठीक है। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है जीत जाता है। 1527 ईस्वी में फिर खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, और 1500 मेदिनी राय के साथ, और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, अफगानों की हार होती है। तो ये बाबर जो है 26, 27, 28, 29 4 युद्ध करता है, और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो होता है, ठीक है। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, और 1761 में तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, ठीक है। तो पहला युद्ध मैंने आपको बता दिया कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी होता है। 1556 में हेमू और अकबर का युद्ध होता है, और 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली का सदाशिव भाऊ जो कि मराठा है उनके साथ युद्ध होता है, ठीक है। फिर 1530 आता है, इसमें बाबर की डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि सक्सेसर कौन होगा। क्यों? क्योंकि बाबर के 4 पुत्र हैं, और हुमायूं की एक बहन है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। तो यहां पर देखते हैं कि किसको क्या मिलता है। तो सबसे पहले नाम जान जाइए कि एक का नाम है कामरान, एक का नाम है अस्करी, फिर है हिंदाल, और फिर है हुमायूं, ठीक। तो यहां पर कामरान को मिलता है काबुल कांधार, तो आप इनको ट्रिपल के से कभी अलविदा ना कहना जान सकते हैं, ठीक है। फिर इनको आप AS से जान सकते हैं। अस्करी को मिलता है संभल, फिर मिलता है HA से जान सकते हैं, हिंदाल को मिलता है अलवर, और दिल्ली आगरा जो है हुमायूं को मिलता है, ठीक। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं, ठीक है। असगरी में संभल, हिंदाल में अलवर, और हुमायूं में दिल्ली आगरा का रीजन, इस तरह से बंटवारा होता है। तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है दिल्ली आगरा का रीजन जो भारत में है। तो हुमायूं आता है 1530 से 40 तक शासन करता है, और 55 से 56, यानी कि कुल मिलाकर के 5-6 साल जो है भारत से भागा रहता है। क्यों? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेर शाह, ठीक है। तो वो
जिसको शेर खान के नाम से भी जानते हैं, तो वो बहुत परेशान करता है, वो अफगान है बेसिकली। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी वही कराता है, और पुराना किला या किला ए कुन्हा जिसको बोलते हैं दिल्ली में, ओल्ड फोर्ट, उसका भी निर्माण शेर शाह ने ही कराया, और सासाराम बिहार में उसका जो है मकबरा है। तो इतना पॉइंट जो मैंने आपको बताया, उससे कहीं ना कहीं प्रश्न फंसने की संभावना रहती है, तो कोई भी पॉइंट छोड़िए मत। इसमें एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है 1532 ईस्वी में जन्मे हुए तुलसीदास। तो तुलसीदास की जितनी पत्रिकाएं हैं, जितना रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, वरबय रामायण हो गया, सारा कुछ आप एक कौन सा दोहावली आता है, कृष्ण दोहावली शायद, तो वो सारा पत्रिकाएं और रचनाएं इनकी याद रखिएगा। किसके समकालिक हैं, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब हुमायूं शासन कर रहा है या युद्ध लड़ रहा है, तो उस समय ये पैदा हुए हैं, यानी कि मोटी मोटा उसके समकालिक कहे जा सकते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह जीत रहा है, और 1540 में ये दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और 1540 में ही चौसा के युद्ध में जब हरा देता है हुमायूं को, तो उनको मतलब यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। 1555-56 में दीन पनाह भवन, जो कि हुमायूं ने ही निर्मित करवाया था दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से गिर करके, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियां रहती हैं, तो वहाँ से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। एक बात और है कि हुमायूं जो है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है, और ये कहा जाता है कि 7 दिन जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुमायूं के बारे में कही जाती हैं, ठीक। फिर आता है 1556 में अकबर और हेमू। स्टार्टिंग ही अकबर की यहीं से हो रही है। अकबर काफ़ी छोटा है, तो बैरम खां जो है उसका संरक्षण करता है, ठीक है, यानी कि संरक्षण देने वाला है उसको, ठीक। राज्याभिषेक होता है अकबर का, और बहुत सारे कार्य जो है अकबर के यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति करता है अकबर। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो रहता है उसकी समाप्ति कर देता है। 1564 में जजिया कर, जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, तो जजिया कर की समाप्ति कर देता है। 1568 में चित्तौड़ विजय करता है, और पहली बार। फिर 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है, किसके साथ, तो राणा प्रताप के साथ, जो है सिसोदिया वंशी हैं उनके साथ लड़ता है। 1579 में महजर की घोषणा करता है, दीन इलाही धर्म को मानता है, और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के बारे में कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे अकबर की धार्मिक नीतियां अलग अलग हैं, कि प्रारंभिक फेज में अकबर 5 समय का नमाजी है और काफ़ी कट्टर मुस्लिम है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सहिष्णु होने लगता है, और महजर की घोषणा, और अपने अंतिम समय में मतलब 1580 के बाद आप उसको देखेंगे कि दीन इलाही धर्म चलाने के बाद फिर सभी धर्मों के लोगों का वहां पर जो है शास्त्रार्थ कराता है, और उनके सत्य को समझने की कोशिश करता है। तो अंतिम दिनों में ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो है काफी सहिष्णु हो चुका है, ठीक है, कट्टरता छोड़ देता है। 1600 की बात आती है। 1600 में आपकी चित परिचित एक कंपनी है जो कि बर्बादी के कगार पर ले जाती है इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज रहती है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना विदेश में होती है, भारत में नहीं हो रही है, ठीक है। फिर 1602 में डच व्यापारिक कंपनी जो है भारत आती है, स्थापना होती है। 1606 में जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को फांसी दी जाती है। तो अकबर का जो बच्चा है उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर जो है बहुत लती है और अफीम खाने का शौकीन है, जिसके कारण उसकी जो पहली पत्नी रहती है, मानबाई शायद उसका नाम है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा, वो जो है सुसाइड कर लेती है अधिक अफीम खा करके, ठीक है। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर कई दिनों तक जो है भोजन नहीं करते हैं, 4-5 दिनों तक, और फिर भोजन वोजन करने लगते हैं और दूसरी शादी भी कर लेते हैं। तो शादी जिससे करते हैं उसका नाम रहता है नूरजहां, ठीक है। फिर वो अपना गुट बनाती है, अपनी मम्मी अपने पापा, देख रहे हो ना लड़कियों को, तो अपने मम्मी अपने पापा अपने भाई और अपने शायद बेटे या देवर को लेकर के, ठीक है। तो देवर वाला पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो बेटे को लेकर के कंफर्म है, तो बेटे को लेकर के जो है गुट बनाती है, नूरजहां गुट, ठीक है। तो जहांगीर जो है अर्जुन देव को फांसी दे रहे हैं। जहांगीर का लड़का कौन है, शाहजहां है, ठीक है। अच्छा, जहांगीर का ही समय चल रहा है। मसूलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1611 में आ रही है। 1615 में टॉमस रो जो है वो भारत आ रहे हैं, और 1628 में शाहजहां वो सम्राट बन रहा है, ठीक है। उसके पहले जो है शाहजहां, जिसको 1622 ईस्वी में शाहजहां विद्रोह कर चुका था उसके पहले ही, ठीक है। तो एक बहुत छोटा स्पैन जो है वो जहांगीर शासन करते हैं, मतलब 1605 में अकबर का शासन खत्म होता है, और 1605 से ही सपोज करिए कि जहांगीर शासन करना स्टार्ट करते हैं, और केवल 1628 तक शासन करते हैं। फिर आ जाता है शाहजहां। तो शाहजहां अपने आर्किटेक्ट और मॉन्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। और ये 1631 से 1653 की एज मानी जाती है जब उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर बात आती है 1659 की, मतलब शाहजहां के काल के बाद की। उस समय
शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या होती है। तो कभी कभी इस पर भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अफजल खान की हत्या बघनख से जो किए होते हैं। अफजल खान काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, 6-6.5 फीट का आदमी, और शिवाजी जो है 5 फीट 4, 5, 6, 8 जितने भी इंच के रहे हो, एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, सॉरी शिवाजी। तो छोटे कद के व्यक्ति रहते हैं उसके सामने और उसको बघनख से मारते हैं, ठीक है, बघनखा जिसको बोलते हैं। फिर इसी ईयर में 1659 में ही दारा को मृत्युदंड मिलता है, यानी कि दारा शिकोह को मृत्युदंड मिलता है, जिसने जिसने जो है सिर्रे अकबर करके कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और इसी कारण जो है धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु था, जो कि इसके भाई औरंगजेब को पसंद नहीं था। तो इन लोग के बीच में भी कई सारे युद्ध होते हैं, उस युद्ध की भी क्रोनोलॉजी पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 3-4 मिनट का, बट बनाऊंगा जरूर, ठीक है। फिर 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है और काफ़ी ज़्यादा ये क्या रहता है, असहिष्णु रहता है, मंदिर वंदिर तोड़वाता है, लेकिन इसको जो है तो औरंगजेब जो है सिंहासन रूढ़ हो रहा है और टोटल 1707 तक जीवित रहेगा और सबका जीना हराम करके रखा रहेगा, ठीक है। एक बात और है यहाँ पर कि मैंने आगे आप देख सकते हो कि किस तरह से मराठा क्रोनोलॉजी भी बनाई है कि कोई चीज़ें कन्फ्यूज़न में ना रहें। फिर मैंने बालाजी विश्वनाथ यानी कि पेशवाई का भी एक क्रोनोलॉजी बना करके रखा है कि किस प्रकार बाजीराव की शादी 2 होती है, मस्तानी जो आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा, और फिर काशीबाई से होती है। फिर उनके अलग अलग लड़के होते हैं, जिसमें बालाजी बाजीराव काफ़ी फेमस हैं, माधवराव काफ़ी फेमस हैं, और वहीं बाजीराव के जो पुत्र भाई हैं चिम्माजी अप्पा, उनके जो लड़के हैं सदाशिवराव, जो कि आपके 3rd बैटल ऑफ पानीपत में लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली से, ठीक है। और वहीं काशीबाई से होने वाले पुत्र रघुनाथ राव का जो पौत्र रहता है, यानी कि नाना साहब 1857 में वो लड़ते हैं। आपको पता है कि उनकी जो पेंशन बंद कर दी जाती है। तो ये सारी क्रोनोलॉजी भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग लेटर मुगल्स को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि लेटर मुगल से कम एक प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे 1707 से 1712 तक बहादुर शाह 1, जिसका नाम है मुअज्जम, सबसे अधिक आयु में 63 वर्ष की आयु में इसको बैठाया जाता है गद्दी पर, और इसने जो है बैटल ऑफ जजायू भी लड़ा, और खफी खान इसको शाह बेखबर कहता है। जबकि कई सारे इतिहासकारों के द्वारा यह कमेंट किया जाता है कि अगर कोई ठीक ठाक रूलर था लास्ट के दिनों में लेटर मुगल्स में तो वो वही था, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पूरा का पूरा, अभी हिस्ट्री काफ़ी बची हुई है, मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास और बचा हुआ है। मुझे लगता था कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो ये लेक्चर यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे। आप लोग रिस्पॉन्स जरूर देना, उसी हिसाब से दूसरा लेक्चर मैं बनाऊंगा, अदरवाइज बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम जा रहा है और मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो अगर रिस्पांस नहीं रहेगा तो मैं लेक्चर आगे नहीं बनाऊंगा, और जो भी लेक्चर चाहिए होगा, जो भी टॉपिक, आप लोग जरूर उसमें कमेंट करिएगा, वो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई किया जाए। और घटिया कमेंट जो लोग करते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश नहीं मन करता है कि किया जाए, ठीक है। तो अगर कमेंट अच्छे रहेंगे, अपना भी जैसे अपना भी समय बचाओ यार, घटिया कमेंट क्यों करना है, करो ही मत, ठीक है, डिसलाइक कर लो सीधे लेक्चर। अच्छे कमेंट करोगे तो अच्छी रिप्लाई मिलेगी, घटिया कमेंट करोगे तो भाई मैं भी तो कभी स्टूडेंट ही था, तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो वो सब कुछ करके गुजरा है मैंने, जो आप अभी करने वाले हो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।